साहब वासेपुर ने कई कलाकारों को हिस्सा बना दिया, लेकिन इसी फिल्म में विधायक जेपी सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता सत्यकाम आनंद का असली संघर्ष इस फिल्म के बाद ही शुरू हुआ। 2012 में 2 किस्तों में आई अनुराग कश्यप निर्देशित इस फिल्म ने मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, टिग्मान जुलिया, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और पीयूष मिश्रा के करियर को नई चाबियां दी। मगर सत्यकाम को फिल्म के रिलीज के बाद भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आरा बिहार से निकलकर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अभिनय करने तक के संघर्ष को लेकर सत्यकाम आनंद फिल्म संगम चैनल पर पिछले एपिसोड में पूरी व्यथा बयां कर चुके हैं। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद किस तरह का उनका संघर्ष रहा और वह फिल्म शेरनी तथा भक्षक को अपने करियर में नई राह व नई रोशनी क्यों मानते हैं, इसी पर इस वीडियो में सत्यकाम आनंद बात कर रहे हैं। सत्यकाम आनंद, आपका फिल्म संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। 2014 में 3 फिल्में बंद होने के बाद जो दौर आया, उस दौर से निपटना कैसे हो पाया? शुरू में तो चूंकि बहुत मानसिक रूप से कमजोर हो चुका था, तो बताया जैसे कि नशे में सहारा मिल गया नशे का। लेकिन मेरी वाइफ थी, उनकी वजह से, जबकि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि पीने की कोई प्रॉब्लम थी, गोवा से थी वो, और मैं कोई पीने वाला था भी नहीं, आज भी नहीं पीता हूँ मैं। तो ये उसी समय का जो समय था, तो उनकी वजह से मतलब उनको ये था कि नहीं ऐसे कैसे लाइफ जाए। अच्छा, तब तक मेरा बेटा हो चुका था, बेटा बड़ा था, 2004 में उसका बर्थ हुआ था, तो 2014 नहीं 10 साल का हो चुका था वो। तो ये सारी चीज़ें तो फिर से वही स्थिति आ गई थी कि यार अब छोड़ के जाना है, क्योंकि जो काम मुझे मिल रहा था उस समय वो मुझे करना नहीं था। करना इसलिए नहीं था क्योंकि 2 सीन का रोल मिलता था, 2 दिन का काम मिलता था। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ईगो क्लैश नहीं था, वो तो ये था कि 2 दिन का काम करके मैं क्या करूँ ना, मुझसे उसे करियर, ये मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर रहा हूँ ना, मैं 2 दिन के उस काम में मुझे बहुत बड़ा कोई काम मिलेगा कि कैरियर मेरा फिर से बुम होगा, और ना पैसा मिलेगा, तो नहीं करना। और जो मैं चाहता था वो मुझे मिलता नहीं था। लेकिन ये तो फिलॉसफी हुई कि नहीं करना है, जो भी सारी चीजें, एग्जिस्टेंस भी था लाइफ का कि वो भी सर्वाइव करना है। तो क्राइम पेट्रोल मैंने बहुत किया था पहले भी, तो उस समय मुझे लगा कि मेरे लिए बेनिफिट है कि मैं क्राइम पेट्रोल फिर से ज्वाइन करूं, और करना चाहिए मुझे। और एक प्लस पॉइंट मेरे ये साथ था कि आज भी अगर मैं कहीं से निकल जाऊं तो लोग मुझे पहचानते नहीं। तो ये मतलब है तो नहीं बढ़िया चीज लोग कहते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बुरे वक्त में बहुत काम आया। तो क्राइम पेट्रोल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो असिस्टेंट, उस समय जब क्राइम पेट्रोल करता था मैं तो असिस्टेंट थे, बाद में लोग डायरेक्टर बन गए मैं। तो उनसे बात हुई कि भाई मुझे सर्वाइविंग के लिए कुछ पैसा चाहिए घर में, तो मैं चाह रहा हूँ कि महीने में कम से कम 1 या 2 क्राइम पेट्रोल करूँ। तो बोले कि मतलब वही बात आ जाती कि गैंग्स ऑफ वासेपुर यार, जेपी सिंह कैसे आप फिर क्राइम पेट्रोल करेंगे आप, और आपका बजट ये दिस दैट। मैंने नहीं, जो बजट है वही। मैंने कहा कोई कैरेक्टर ढूंढने का। उस समय ऐसा हो गया था कि मैंने उनको बोला कि देखो बहुत ज्यादा लोड मुझे नहीं लेना, एक्टिंग का यहाँ जलवा नहीं दिखाना है, ज्यादा दिन वाला कैरेक्टर आप हमको दीजिए जो 4 दिन का शूट हो, ताकि हमको ज्यादा पैसा मिले। तो क्राइम पेट्रोल करने लगा, और मैं ऐसे बैठा रहता तो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, जो एक्टर भी थे। अच्छा, गैंग्स ऑफ वासेपुर की उस समय अभी बात होती है, उस समय तो खूब बातें होती, तो मेरे सामने ही बहुत सारी बातें होती थी। अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर था, अनुराग ने मुझे बुलाया था लेकिन मैं ही नहीं जा पाया, बहुत तरह की बातें थी। और तो ये चला। लेकिन उस समय फिर से चूंकि मैं ठीक हो रहा था और दिमाग में था ही कि नहीं यार ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं, ठीक है, बच्चा भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, सारी चीजें कुछ ना दिमाग में मतलब शांत नहीं था मेरा दिमाग। लेकिन वो भी बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगा। फिर जैसे कई बार ऐसा हुआ कि क्राइम पेट्रोल है, मतलब मैं 3 बार ब्लॉक लिस्टेड हूँ क्राइम पेट्रोल से। 3 बार मुझे मतलब नोटिस भेजा गया कंपनी से कि आज के बाद इसको कास्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने डन कर दिया। और सुबह उठा, सुबह मेरा मन किया कि नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाता था। तो ये क्राइम है। आज सुबह शूट है और एक्टर जा नहीं रहा है, तो कितना बड़ा क्राइम है। आज दर्शन एक हैं जो अभी क्राइम पेट्रोल के टॉप पोस्ट डायरेक्टर है, अभी फिल्म डायरेक्टर है जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ। तो वही दर्शन मुझे 3 बार ब्लॉक भी किए हैं। तो ये मामला था। तो उस समय ये समझ में आया कि नहीं, ये सब तो करने से कोई मतलब है नहीं कुछ। फिर वही जैसे दिल्ली जाने से पहले कैसे था, फिर से उस तरह गया कि सबसे पहले मुझे लगा कि मैं दारू क्यों पीने लगा हूं, मैं नशे में क्यों गया हूं, क्योंकि मैं खाली हूं, तो खाली को मुझे भरना है। तो वहां पे ये चीज फिर से एक निर्णय लिया गया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने एक्टिंग छोड़ दिया, और कई सारे दोस्त थे मेरे, राइटर्स थे, तो मैंने एज ए घोस्ट राइटर काम किया कि मैं कहीं भी रहूंगा, एज ए घोस्ट राइटर काम करूंगा। और 70-80 हजार रुपए का मेरा एक मोटा मोटी खर्चा था, इतना तो पैसा आना चाहिए, वो क्राइम पेट्रोल से नहीं आ पा रहा था। तो एज ए घोस्ट राइटर मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि दे दो, तो 8,000 रुपया पर एपिसोड मुझे वो लोग देते थे स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। और राइटर कोई और होता था, मतलब ये पूरी सिस्टम चलता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई और उठाता है, कोई और लिखता और कोई और लिखता और लिखता है। तो हमें आज तक मुझे पता नहीं था कि मेरे राइटर से मैं कभी मिला ही नहीं कभी।
तो ये मेरा एक सेट हो गया कि 70-80 हज़ार रुपये मेरे महीने का आने लगा था एज ए राइटर लिखने के लिए, ताकि मैं अपने घर की एज ए फादर और एज ए हस्बैंड जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं उसको निभा पाऊँ। और वहाँ से फिर मैंने शुरू किया कि अब मुझे वापस जो मेरा था जो पहले वाले सपने की बच्चों को करना है, ये करना, वो करना है, तो मुझे इंगेज होना पड़ेगा, क्योंकि घर में रह रह के मैं पागल हो रहा हूँ। तो दिन भर खाली बैठा रह रहा हूँ, इसलिए मुझे पीने का मन करता है, तो मुझे बिजी होना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि पहले अपने आप को बचाना है, मुझे पहले मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हम दौड़ जाएंगे जितना दौड़ना हो। और वहाँ से एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा खलती रही थी उस पूरे बुरे वक्त में कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदी फिल्म में सक्सेस नहीं हो पाए थे, लेकिन उनकी अपनी जो मदर लैंग्वेज की फिल्म थी, मराठी फिल्म थी, कन्नड़ मेरे दोस्त थे बहुत सारे, मेरे मलयाली दोस्त थे, पंजाबी दोस्त थे। तो इन लोगों को मैंने देखा कि ये लोग जब हिंदी में कुछ इनको काम नहीं है तो बहुत ही प्राउडली अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। ये फैसिलिटी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि भोजपुरी का दौर था और भोजपुरी में जो माहौल था उसमें हम लोग काम कर ही नहीं सकता था मैं। तो वो मुझे बहुत खटकता था कि यार मेरी भोजपुरी भाषा मतलब दो चीज़ लगती थी कि या तो मैं भी उसी लेवल का होता तो मैं भी आज सेट होता, लेकिन चूंकि अच्छे परिवार से हम लोग हैं तो जो भोजपुरी है वो साला हम कर नहीं पाएंगे। तो इसकी कमी एक मुझे बहुत ज़बरदस्त खली कि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे ऐसा उस समय लगा, फिर से जज्बात आया, और उस समय उम्र ठीक ठाक थी, वो बच्चों वाली उम्र नहीं थी। मैं कहा कि एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा मैं अपना, ये नहीं है इसका मतलब क्या है। और वहां से एक दिमाग में थॉट आया कि कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे मतलब रिज्यूम कैसे होगा। जैसे एक हम लोग कहते हैं ना कि चाहे भाग्य में लिखा हो चाहे कैसे भी कि भाई 30 साल की उम्र में ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हुआ आपके। 35 साल की उम्र में ये सब होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। 40 साल की उम्र में नहीं हुआ। तो एक दिमाग में बात आती है कि सॉरी, तो दो ही तरह तीन तरह की बातें आती है कि नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ, फिर बोल देगा अब किस्मत ही खराब था कि नहीं हुआ। मुझे था कि नहीं, कुछ और आंसर होना चाहिए। ये बैलेंस कैसे होगा, ये बैलेंस होगा तो मुकम्मल होगा मामला। तो मुझे लगा कि मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाता हूँ खुद, और बहुत मैच्योरिटी आ चुकी थी, मैच्योरिटी समझ में लेवल पर आ चुकी थी कि भाई सपना है, ड्रीम है, उसको कैसे पूरा होगा ड्रीम। तो मुझे आंसर ये मिला कि दो ही तरीका है, या तो कोई मुझे फिर से एक नया अनुराग कश्यप आएंगे, मुझे फिर से ब्रेक देंगे और फिर से मेरे सपने पूरे होंगे। तो ये अभी भी डिपेंडेंसी है किसी और के मन पे, उसका मन करेगा तो देगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो वो क्या है जो मेरा मन करेगा, जो मेरे हाथ में है, तो मेरे जो हाथ में वो मैं काम करूंगा। और वहां से एक प्लानिंग हुई कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा और अपने आप को लॉन्च करूंगा। और जज्बात में थे, कर के एक मोटा मोटी कहानी लिखी गई। अच्छा, दिमाग तो ठीक ही ठाक था, प्लस जिन लोगों के साथ अगर अनुराग कश्यप के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल उसी तरह का होगा, तभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक था कि कंटेंट अच्छी सी कहानी लिखी जाएगी, और पैसे उसे जुटा लिया मैंने। 1 करोड़ का बजट हम लोगों ने बनाया था, 3-4 दोस्त मिलके, और पैसे का इकट्ठा हो गया। लेकिन जैसे ही पैसा इकट्ठा मतलब मेरे पास आ गया कि पैसे आप जब चाहे तब ले सकते हैं, तो जैसे ही ये बात आई तो वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि मतलब बात मन में आई, इसको तो लौटाना भी है। तो जैसे ही लौटाना है ना, वैसे ही मतलब वो जगह मैं बताऊंगा कि प्रोड्यूसर का पोस्ट पे जैसे ही मैं बैठा, वैसे ही मुझे लगा कि 1 करोड़ रुपये लौटाऊंगा काम मैं अपने आप पे। सत्यकाम को कौन देखने जाएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 5 मिनट के अंदर ही जो अगर अंदर जो होता कुछ स्कैन तो मैं दिख सकता था। एक ऐसा घुमा दिमाग में कि सबसे पहले मैंने अपने आप को रिप्लेस किया उस फिल्म से। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं नहीं तो कौन, मनोज बाजपेयी इसलिए क्योंकि उनसे मेरे अच्छे नाते थे, संपर्क थे। फिर मतलब अगले ही क्षण मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मनोज बाजपेयी तो लीड में कास्ट ही नहीं होते, वो भी गए। पंकज अभी नया उभर रहे थे, पंकज मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी अच्छे दोस्त हैं। हम लोग थोड़ा व्यस्तता के कारण बातचीत नहीं हो पाती है। तो मुझे कि पंकज का तो मार्केट ही नहीं है। तब संजय मिश्रा दिमाग में, क्योंकि संजय मिश्रा की उसमें फिल्म आई थी अंग्रेजी में कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं जो डायरेक्टर है हरीश जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो उनके थ्रू मुझे पता चला था कि 5.5 करोड़ का बिजनेस किया इसने। तो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पता है कि संजय मिश्रा लीड में रहेंगे तो 3-3.5 करोड़ तो आ ही जाएगा। तो ये 5 मिनट के अंदर मैंने अपने आप को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो मुझे एक समझ में आई कि, तो वहां से बहुत कुछ विजन मुझे क्लियर हुआ। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों से शिकायत थी, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मुझे लेके, मुझे और हुमा के साथ एक फिल्म होने वाली थी, मुझे और ऋचा के साथ एक फिल्म होने वाली थी, लेकिन मेरा डाउनफॉल हुआ तो सब गायब हो गए। तो बहुत गुस्सा आता था मुझे कि सब धोखेबाज दोस्त हैं, ये लोग सारे सब फिल्में बना रहे और मुझे भूल गए। ये सब नाराजगी उनसे मेरी खत्म हो गई। ये जब मुझे समझ में आया कि मतलब मैं अपना पैसा, मेरा पैसा, और मैं खुद अपने आप को रिप्लेस कर दिया, तो वो मुझे कैसे कास्ट करेगा। तो बिजनेस का मामला मुझे समझ में आ गया कि आर्ट एक अलग मामला है और बिजनेस एक अलग मामला है।
वहां से फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ये कुछ फिल्म नहीं बनेगी भाई, मैं लेना देना कहां से मैं 1 करोड़ रुपया लौटाऊंगा मैं। तो वो बंद हो गया। लेकिन ये हुआ कि एक बिजी तो होना था। तो फिर मैंने अपनी भोजपुरी भाषा की जो थी भोजपुरी, उसको लेके, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं एकदम लिटरली पागल हो रहा था यहाँ रह के, क्योंकि बुरे वक्त के बाद मुझे कोई मिला ही नहीं। और मैं तो कमाल का आदमी हूँ। कमाल का आदमी ये है कि 2 साल में ऐसा निगलेक्ट हुआ हूँ आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर। और मैं कास्टिंग में भी था मुकेश छाबड़ा के साथ। तो कास्टिंग में था कि मतलब ये था, कास्टिंग में जो बंदा होता है वो जिसको ना चाहे वो भी उसको रोज हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर सब होता है। इस पूरे दौरान में एक सिंगल आदमी मुझे रिप्लाई नहीं करता था। तो 2 साल तक इतना भारी, मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा पूंजी है आज के डेट में, कि मुझे नेगलेक्ट, मतलब कोई रिप्लाई नहीं करता, मुझे अंदर ही नहीं पड़ता। तो वो ऐसा हाल था। तो पागल हो रहा था मैं घर में बैठ बैठ के। पागल हूं मैं, क्या करे तो भाई दारू पियो। तो भागना था, यहां से निकलना था, मतलब बिजी होना था मुझे। तो फिर हुआ कि यार भोजपुरी जो मेरी भाषा है उसके लिए कुछ करना चाहिए। मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि जो मेरा अपना, मेरी वाइफ बहुत क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो उनका कहना था कि जो मैंने सर्वे किया है, जानती हूँ मैं, और मैं तुम्हारे साथ रह के जो देख रही हूँ कि तुम जो बिहार के लोग हो, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना, तो जब भी मुझसे देखते हैं, मिलते हैं ना, तो इसके नीचे उन लोगों को नजर ही नहीं जाती, ऐसे ही बात करते हैं वो लोग, ठीक है। कभी भी रेप की घटनाएं बिहार में नहीं दिखाई देती है। तो आप लोग जो रियल में हो, जो गर्दन से नीचे देखते ही नहीं हो, और सिनेमा में गर्दन और कमर के बीच ही दिखाई जा रही है, तो इसके खिलाफ आपको कुछ करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये गुरु जी कह देते हैं, वह वाली बात हो गई। तो मेरे दिमाग में बैठ गई कि सही बात है। तो वहां से एक हुआ कि अपनी भाषा के लिए कुछ करनी चाहिए और अपनी भाषा में अच्छी फिल्म बनाई जाए। एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की, जो अपने लिए फिल्म बनानी थी, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की बात शुरू हुई। फिर मुझे लगा कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लड़के वैसे ही हैं हमारे इलाके के, स्पेशली जो ऐसे फंसे हुए बेचारे लौट के अपनी भाषा पे फिल्मों में काम नहीं कर सकते। तो ये एक सोच के एक दिमाग में बात आई, और इस पर मैंने 1 साल काम किया। मतलब कि मैंने 1 साल पूरी योजना बनाई है। मैं उस तरह का आदमी हूँ, मैं पहले योजना, मतलब पर डे वाला आदमी हूँ। तो देखिए, एक एक दिन का योजना होता है कि आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं। 2015 की बात है। 2015 में, मतलब ये जो प्रेशर था, आपने जो सवाल किया था, वो प्रेशर इतना था कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। और डॉक्टर ने मुझसे ये बोला, 2014 की बात है ये, कि आपके बच्चे की किस्मत अच्छी है कि आप बच गए, नहीं तो आपका ब्रेन हेमरेज होने वाला था। तो मेरे दिमाग में जो पहली बात आई थी कि बच गया हूं तो बचा हुआ है, कुछ तो बचा हुआ है। और वहां से ये सारी बातें आई कि क्या करना चाहिए अभी। तो 2014 में मन में बात आई, और 2015 पूरा मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई 2024 तक का। उस समय उसमें कोरोना आएगा हमको नहीं पता था, और मेरे दिमाग में था कि 8 से 10 साल में और परमानेंट व्यवस्था की बात मिलेगी कि जो होगा, इतना दिन से मैं भूखा हूं तो 5 साल और भूखा रहूंगा। लेकिन 6ठा साल तो वो नहीं था कि आज फिर कुआं खोदो, फिर पानी पियो, फिर कुआं खोदो, ऐसा नहीं था। कई सालों तक मैं खोदते चला जाऊंगा, पीऊंगा परमानेंट। जिस दिन से पानी चाहिए उस दिन से पानी चाहिए, फिर खोदने की जरूरत ना पड़े। इस तरह कुछ प्लान बना, और एक मैंने आंदोलन शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा था AMBA, AMBA, अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन। और मैं चला गया अपने शहर में, और जम के 2 साल, मतलब जाता था 2 महीने 3 महीने वहीं रहता था, तो मैं बिजी हो गया। और उस पूरे इलाके में बहुत गर्दा मचा दिया गया। कोई पब्लिक, अच्छा उसके लिए मैंने लॉ पढ़ा कि कानून क्या कहता है अश्लीलता को लेके, और एक हड़कंप मचा दिया गया कि पब्लिक प्लेस पे नहीं होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री भी डरने लगी, वहां के लोग हमारे आते नहीं थे स्टेज शो करने के लिए, बड़े बड़े जो भी थे। तो ये इंगेजमेंट होने लगा। फिर धीरे 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 लोगों का साथ मिला, फिर लोग तो सब अपने अपने दुनिया में थे। तो ये मामला चलता गया, और फिर होते होते एक समझ में बात आई कि भोजपुरी में समस्या जो अश्लीलता का है, इसका सोल्यूशन, अच्छा साइकोलॉजी, ये मेरा कंटिन्यू चलता रहा। मतलब पढ़ाई भी, और मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, अभी भी मैं खूब घूमता हूँ और पैदल ही घूमता हूँ। तो मुझे सारी चीजें, तो मुझे ये समझ में आया कि डॉक्टर की तरह कि भाई आखिर समस्या क्या है इसका, और क्यों है, और समाधान क्या है। तो मुझे जो समझ में आई, तो ये समझ में आया कि समाधान इसका यही है कि इसकी संख्या कम है, इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अश्लीलता की संख्या कम है, अश्लीलता की संख्या ज्यादा है। तो जब तक अश्लीलता की संख्या बराबर नहीं होगा, और बाबूजी ट्यूशन पढ़ाते थे तो बच्चों को एक हिसाब पढ़ाते थे, बाबूजी से वही बात है, हमेशा इंस्पायर हो जाते हैं। तो एक लाइन वो ना पेपर पर खींचते थे छोटा सा, और बोलते थे कि बिना इसको काटे, बिना इसको छुए, इसको छोटा कर दो, कैसे हो सकता है। तो समझ में नहीं आती थी, तो उसके ऊपर एक लंबा लाइन खींचते थे। तो वो एक क्लियर था कि ये जो इंडस्ट्री चल रहा है इसमें ठीक नहीं करना है, एक अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी। तो वहां से दिमाग में मतलब आंसर ये आया कि भाई संख्या कैसे बढ़ेगी।
तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ाने वाले होंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अकेले तो मैं बनाऊंगा नहीं। तो संख्या बढ़ाएंगे कैसे? मेकर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो वहां से सर मैंने शुरू किया एक सिनेमा की खेती नाम से एक आंदोलन शुरू किया, इनिशिएटिव, कि जो मिलेंगे मुझे, जो बच्चे होंगे, साइकोलॉजी का था तो मुझे पता था कि छोटे बच्चों को ही मुझे पकड़ना है, ताकि उनके माइंड में स्पेस है, बड़े नहीं है, तो उन पर हमको बहुत पहले उनको खाली करना पड़ेगा माइंड, फिर अपना डालना पड़ेगा, उतने में तो हम 6 बच्चों में डाल देंगे। तो इस तरह से शुरू हुआ, और आज के डेट में 56 लड़के हैं जो डायरेक्टर पैदा कर चुका हूं मैं, 56 जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, अवार्ड्स ले रहे हैं। तो ये एक लंबा एंगेजमेंट हुआ, लेकिन वहां से जब घुसा तो मुझे पहला काम ये किया, और उस दौरान मुझे ये समझ में आया कि बचपन से जो हम लोग फिल्में देखते थे, और फिल्मों में एक लाइन होता था हर फिल्मों में उस समय की, जुर्म की दुनिया में तो लोग अपने पसंद से आते हैं, अपने मन से, लेकिन यहाँ निकलते नहीं अपने मन से, ऐसा कुछ लाइन जो होता था फिल्मों में। सोशल काम भी वैसा ही मुझे महसूस हुआ कि जो आदमी सोसाइटी में, जो जेन्युइन आदमी है, सोशल काम में एक बार घुसेगा, इतनी समस्याएं हैं ना कि भगवान भी भाग जाएंगे। तो अब 1 से 2 मैं भोजपुरी के लिए घुसा था, होते 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 आज के डेट में शायद ही ऐसी कोई चीज है जिससे मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे खाना हो, रोटी बैंक हो, पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, सोसाइटी हो, मिट्टी हो, एटमोस्फियर हो, हर चीज के स्वास्थ्य, सारी चीजों से मैं जुड़ गया हूँ। तो ये चलता रहा मामला, मैं बिजी रह गया, बिजी होने लगा, और घोस्ट राइटिंग का काम तो करता ही था मैं। तो मेरा एक मतलब मेरा ये था कि मैं जो 6ठे माले से गिरा था, तो गिर के निकल के मैं भी ठीक हो गया था, ठीक ठाक चलने लगा था, घर परिवार चलने लगा था, काम उम बिल्कुल मैंने 5 साल छोड़ दिया था। इस बीच में बहुत सारे काम आते थे मुझे, तो मैं उनको नहीं करता था, लेकिन कुछ डायरेक्टर थे, कास्टिंग डायरेक्टर, जिनसे मुझे तरीके से बात करनी थी कि मतलब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों को ये भी लगता था कि ये नहीं कर रहा है, मतलब कि बड़ा बन गया एक्टर, ऐसा एक्टर, वैसा एक्टर। तो अब जिसको जो समझ में आता था आए, क्या किया सकता था। लेकिन मुकेश, चूंकि मेरे अच्छे दोस्त थे, और साथ में हमने काम भी, मैंने असिस्ट भी किया था उनको जब मेरे बुरे वक्त थे। तो एक धड़क करके फिल्म आई थी जानवी कपूर की, उस टाइम पे भी मुझे कॉल आया, तो मैंने कहा कि यार अब जाना चाहिए, मतलब मेरे मन में बात आई। तो मैंने आया, 2 सीन का चिंता, मैंने फिल्म की नहीं, तो उसको मैंने तैयारी की, और मैं गया था ऑडिशन देने के लिए। पहले से मुझे क्लियर था कि मुझे नहीं करना है, लेकिन ये था कि ऑडिशन तगड़ा, अपना काम बेस्ट करूंगा। ऑडिशन दिया मैंने, और निकला। तब तक राकेश था वहाँ पे। राकेश ने बोला कि सत्या भाई, वो सब हम लोग साथ ही में काम करते थे, तो उसने बोला कि मुकेश भाई बोले कि थोड़ा मिल के जाओ। तो मैं गया, मिला, अच्छा लगा मुझे भी मुकेश को देख के कि यही पे आराम नगर में केबिन है बढ़िया, सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ, मतलब ऐसे फोटो खींचो, मतलब है, क्योंकि वो उस समय था 2008 में, जब मुकेश अभी शुरू ही कर रहे थे, तो एक अच्छा लग रहा था। फिर उसने बोला कि तो करेगा ना फिल्म थोड़ा कैसा करके। मैं जाके नहीं करूँगा। क्यों? अरे करण जो प्रोडक्शन है, ऐसा है वैसा है, पैसा भी दिला देंगे अच्छा खासा, 7-8 लाख रुपया हो जाएगा। मैं कहा नहीं पैसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है। बोला कि हेल्प हो जाएगा घर में, बेटा उटा भी है, जानता था वो। मैंने कहा कि बिना उसके ही तो बड़ा हो रहा है ना वो। तो फिर मैंने उससे बहुत पर्सनल बात की। मैंने कहा देख भाई, मेरा मन है लीड करने का, या वन ऑफ द लीड करने का, या सेकंड लीड करने का, और मैं कास्टिंग में हूं, तो मुझे पता है प्रोसेसिंग क्या है, कि ऐसे ही तुम मुझे कास्ट कर ही नहीं सकते हो, तो मुझे बनना पड़ेगा उस लायक। तो मैंने कहा कि मैं पहले उस लायक बनूंगा, और उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा, तब तुम दोस्ती निभाओ, तब मजा है। फिर तो ये दोस्ती मत, 8 लाख वाला दोस्ती मत निभाओ। तो उसने बोला डन। मैं डन। तो ऐसा था, और मुझे मजा इसलिए आया क्योंकि इस तरह का डील मुझे नहीं लगता किसी ने कभी कोई करता है। हर एक आदमी जो मुकेश को जानता होगा, सब पीछे पड़े हुए, रोल दे दो, काम दे दो, रोल दे दो, और एक आदमी आज बात करता है कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं पहले बन के आऊंगा, तब तुम दोस्ती निभाओ। और तब तक मैं क्या था कि थोड़ा सेट हो गया था, मानसिक रूप से सेट हो गया था, मेरा बिजी हो गया, उधर अपना मेरा आंदोलन चालू हो गया था बच्चों के साथ में सिनेमा में। मतलब मैं 2016 से एवरीडे प्रैक्टिस में रोज फिल्म बनवा रहा हूं। कम से कम इस बीच में 50 फिल्म बच्चे किए हैं, जिसमें मैंने भी काम किया। तो मैं सिनेमा से कभी कटा नहीं। तो एज एन एक्टर अब मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, चैलेंज था इन सारी परिस्थितियों में, कि मुझे एक्टर ही रहना था। जैसे आज मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, अरे तुम किस्मत वाले हो, तुम साले एक्टिंग करने लगे। मैंने किस्मत नहीं था, आपने कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने नहीं किया। मैं एक्टर ही रहा, तो मैं एक्टर ही बनूंगा। आपको आपकी स्थिति खराब हुई तो आप डायरेक्शन में चले गए, आप क्रिएटिव बन गए, आप चैनल ज्वाइन के लिए, तो आपने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये मेरा स्ट्रगल था एक्टर। तो मैं एक्टर हूं तो एक्टर ही रहूंगा। लेकिन मैं प्रैक्टिस में था, पैसे आने ही लगे थे घोस्ट राइटिंग करने से। तो तब तक मैं थोड़ा सेट हो गया। उसके बाद ये हुआ कि अब मुझे
अपनी फील्डिंग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। और एकदम मैं क्लियर था कि मुझे ए ग्रेड में ही काम करना है, जो ए ग्रेड की बैलेंस की फिल्म है, बाकी करना ही नहीं है। तो वहां से मेरा एक ट्रिपल, मतलब कह दूं मैं कि मतलब ट्रिपल मेहनत शुरू हुई। एक तो अपने आप में इंगेज करने का, दूसरा कि पैसे कमा के घर भी चलाना है, तीसरा कि मुझे जो मेरा ड्रीम है उसके लिए भी स्ट्रगल करना है। तो उस दौरान बहुत सारे जगह पे जो मेरे समझ में आया था मैंने किया। मर्दानी 2 के टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था लीड विलेन के लिए, लेकिन राजस्थान का थोड़ा एक्शन चाहिए था, बॉलीवुड नहीं था मेरा, तो नहीं हुआ। तो हर बड़े जगह पे ही एक अप्रोच किया मैंने। और उस समय एक फिल्म, अभी हमारी फिल्म आई थी अब दिल्ली दूर नहीं, ये फिल्म काफी अभी पॉपुलर था कि अंबानी साहब ने, उनकी पूरी फैमिली ने अपने घर में इस फिल्म को देखा। फिर एक फिल्म थी अभी आई थी इसी साल, वो भी लव ऑल, जिसमें के मेनन साहब लीड पॉजिटिव है, मैं लीड नेगेटिव हूँ उसमें। ये दोनों मिली जब फिल्म मुझे, तो मैंने मुकेश को बताया कि 2 मिली है, तो बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन कुछ नहीं था। उसी टाइम पे मुझे शेरनी मिली। तो शेरनी एक बड़ी फिल्म थी, बिकॉज विद्या बालन थी और अमित माशुरकर जो न्यूटन के डायरेक्टर थे, न्यूटन के बाद उनकी ये फिल्म थी। तो जैसे ही शेरनी के बारे में मैंने नहीं बताया उसको, मुकेश को ही खुद पता चल गया, क्योंकि मैं गया था ऑफिस, मुझे ऑफिस आया था कॉल की सर आप ऑफिस आ जाइए, सर बुलाए हैं। तो मैं गया तो मुकेश आए और अपना जो था शेरनी कर रहा है, शेरनी कर रहा है, तो शेरनी कर रहा है, मैं हाँ। फिर वहां से मुकेश ने अपनी प्रोमिसेस निभाए। तो आज जितना भी मैं काम कर रहा हूँ लगभग 80%, 90%, 80% मुकेश के यहाँ से काम आ रहा है मेरे पास। तो उसी शेरनी के बाद ये भक्षक भी मुकेश के ही थ्रू हुआ है। तो ये एक अच्छी डीलिंग थी हमारी, और मैं उस लायक बना कि आप मुझे सेकंड लीड में कास्ट कर सकते हो, वन ऑफ द लीड में कास्ट कर सकते हो। पहले मैं बन के मुकेश के पास गया, फिर आगे मुकेश को संभाल रहे हैं। अब फिर मैं अभी जाऊंगा, मुकेश को ये दिखाऊंगा भी वीडियो, मैं मेरे पास आएगा तो, कि फिर एक बार डील करेंगे कि अब मैं लीड में आना चाहता हूँ, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो लीड में आ जाऊं तो भाई लीड के लिए कास्ट करूंगे। ये आपको दोनों फिल्म, सबसे पहले हम शेरनी की बात कर लेते हैं जी। शेरनी में आपको क्या खास बात लगा था कि आपने कर लिया? लीड रोल तो था नहीं। सर खास बात नहीं थी, एक और बहुत टेक्निकल समस्या आपको बता रहा हूं मैं, ये किसी भी आर्टिस्ट के साथ हो सकता है। ये जो मेरे साथ मेरा जो बैड टाइम आया था उसमें बहुत बड़ा ये था कि मैंने 5 फिल्में छोड़ दी थी, क्योंकि वो एक ही तरह का नेता 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 रोल था, नहीं करना था। वो 10 साल का गैप हो गया। शेरनी और गैंग्स ऑफ वासेपुर में 10 साल का गैप है, मतलब फिर से 10 साल मैंने स्ट्रगल किया। ये मेरा स्ट्रगल काम पाने का नहीं था, जहां से मैं गिरा था वहीं पहुंचने का स्ट्रगल था। फिर से मेरे सामने शेरनी फिल्म आई, उसमें भी नेता ही हूं मैं। फिर उसी दौरान मेरे पास ग्रहण आया, ग्रहण उस साल का बहुत बड़ा एक वेब सीरीज था, ग्रहण में भी मैं नेता ही हूं, और महारानी। तो फिर से मेरे सामने सिचुएशन यही आया कि साला तीनों नेता ही आ गया फिर से, अब क्या किया जाए, क्योंकि इसी वजह से तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन इस बीच में इतनी मैच्योर हो गया था और की समझ बढ़ गई मेरी कि ऑप्शन तो है नहीं, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि नहीं छोड़ना है। तो अब इतना समझ में आ गई थी चीजें कि मैं इतना वेरिएशन दे दूंगा कि एक जैसा लगेगा नहीं को। तो शेरनी करने के पीछे रीजन ये था कि शेरनी वो लेवल था जो गैंग्स ऑफ वासेपुर को मैच करता, क्योंकि उसमें विद्या बालन थी, उसमें अमित माशुरकर थे और टी सीरीज था। तो ये रीजन था, और उसमें भी 165 या पता नहीं कितने लोग उन लोगों ने लिया था, और वाकई में कैरेक्टर उतना बड़ा नहीं था, कैरेक्टर लोकल लेवल पे भी कास्ट कर रहे थे वो लोग। लेकिन रोमिल जो डायरेक्टर हैं, कास्टिंग एक्टर, मेरे अच्छे दोस्त थे। त्रिशांत, अभी जो मराठी फिल्म में उसको अवार्ड भी मिला इस साल का बेस्ट फिल्म का हॉलीवुड करके। तो त्रिशांत एक दिन मुझे बोला कि सर एक फिल्म है, हम लोग कास्टिंग में ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है सर, ऐसा आप दोनों ऑडिशन दे दोगे क्या? मैंने कहा क्यों, किसका है ऐसा करके? तो अमित का। हाँ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि न्यूटन के टाइम पे मैं अमित माशुरकर से मिलने के लिए, मतलब मीरा रोड से सप्ताह में 4 दिन आता था खाली उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिल नहीं पाता था। तो मैंने ऑडिशन दिया। जब मेरे पास ऑडिशन के लिए जब आया वो स्क्रिप्ट, तो रात को आया था 1:30-2 बजे। मेरी वाइफ सोई थी, तो मैंने उनको जाकर धीरे से उठाया, मैंने कहा कि अरे अमित के यहाँ से आया है ऑडिशन और मेरा हो गया इसमें। तो उसने कहा कि हाँ 18 साल से तो सुन ही रही हूँ तो हो ही रहा है, ठीक है। मैंने कहा नहीं इसमें हो जाएगा, डन है, मैं अभी कह रहा हूँ ना, डन है, डन। तो वो तो बेचारी कई साल से ही सुन रही थी, लेकिन डन इसलिए था क्योंकि वो कैरेक्टर वही था जो 6 साल से मैं काम कर रहा था। ये जो घूम घूम के मैं जब 6 साल से काम किया, तो मुझे लगा कि 6 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। ऑडिशन के लिए गया मैं, तो चूंकि दोस्त थे और मैं कास्टिंग में रह चुका हूँ, तो मुझे पता था ऑडिशन का ग्रामर क्या है। तो मैंने उनको बोला कि भाई सुर ताल मुझे बता दो, क्या मतलब ऑडिशन का बेसिक यही होता है कि अपना नहीं करना होता है, सामने वाले को क्या चाहिए वो देना है आपको, ठीक है। तो उससे पूछा कि क्या चाहिए अमित को, तो उसने बताया कि ऐसा, मैं कहा पहले मैं करके देता हूँ,
उसके बाद तुम लोग बताना कि क्या सुरताल ठीक था क्या। तो जैसे मैंने किया तो बोला नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। तो ऐसा वाले मैं समझ गया, तो उनका जो था मैंने करके दिया। फिर मैंने बोला कि एक अब मैं अपने मन का करता हूँ, वो भी अमित को भेजना। तो जो मेरा अपना मन का था, चूंकि मैं 6 साल से वही काम कर रहा हूँ, जाके गाँव में लोगों को 150, 200 लोग मेरी बातें सुनते हैं, ठीक है। तो वो किया मैंने और अमित के पास गया, नेक्स्ट डे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये करना इसलिए था क्योंकि एक बड़ी फिल्म थी, और दूसरा ये था कि मतलब रिकॉग्नाइज होगा, मतलब आपकी वापसी हो रही है तो शेरनी शो हो रही है। और तीसरा ये था कि जो कैरेक्टर था मेरा उसमें, वो विद्या बालन के अपोजिट था। तो एक साइकोलॉजिकली समझ थी मुझे कि अगर वो कोई एक नया एक्टर होता और मैं बहुत भारी काम कर दूं तो उतना दिखाई नहीं देगा। विद्या बालन का एक अपना इमेज है, बहुत भारी इमेज, इतना भारी इमेज है कि मेल पे भारी रहती हूँ इंडियन फिल्म में। विद्या बालन मतलब बच्चन साहब को भी भारी रही है, मतलब उस तरह का उनका व्यक्तित्व और बनाया गया सारी चीज। तो मुझे लगा कि ये तो कैरेक्टर ऐसा है, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ कि इन पे मुझे मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस है जो प्रूव कर चुकी है, तो मजा आएगा और नोटिस होऊंगा मैं। तो इसको करना ही करना था किसी भी। लेकिन शेरनी चली नहीं। हाँ, शेरनी चली नहीं क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन मुझे सुनाई दिया कि विद्या बालन को, एक हारी हुई विद्या बालन को देख नहीं पाया, ये भी था कारण। लेकिन शेरनी से मेरे रास्ते खुल गए। और अमित माशुरकर जिन्होंने लगभग सारे ही उसी तरह के नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ ही काम किया है, उन्होंने अपने इंस्टा पे मेरे लिए लिखा हुआ है पावर हाउस ऑफ एन एक्टर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और शेरनी के बाद से रास्ते बहुत खुले। ग्रहण ने बहुत हेल्प किया मुझे एज एन एक्टर, और आज जो भी मेरे पास काम है वो शेरनी और ग्रहण का ही, मतलब मेरा जो रीबर्थ हुआ है इन्हीं 2 फिल्मों से। महारानी सीरियल भी आपने किया जी, बहुत पॉपुलर हुआ, उसके दोनों सीजन बहुत पॉपुलर हुए जी। उससे फायदा क्या हुआ आपको, और लोगों ने आपके कैरेक्टर को लेकर क्या कहा? देखिए, महारानी सीरियल मेरे पास वेब सीरीज तब आया था जब पहला फर्स्ट लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई काम ही नहीं था। सडनली लॉकडाउन का खत्म होने का जो न्यूज सुन रहे थे हम लोग कि खत्म होने वाला है सारी चीजें, तब तक आया कि मुकेश के यहाँ से आया कि सर एक महारानी करके हो रहा है, और तो क्या है ऐसा, तो क्या है, मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि नहीं क्यों कहना है। अच्छा, सुभाष कपूर थे, सुभाष कपूर ऑलरेडी जॉली एलएलबी की फिल्म हम देख चुके थे, और मुकेश के यहाँ से काम मतलब भी कोई चीप काम तो होता ही नहीं, सब अच्छे लेवल का होता है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन आया था महारानी में। एक ऑप्शन आया था कि एक कैरेक्टर है जो 1.5 एपिसोड का ही है, उसके बाद है ही नहीं, लेकिन 1.5 एपिसोड उसका है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे उसमें मंत्री हैं, तो आप भी एक मंत्री बन जाइए, पैसा कमाना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं 1.5 एपिसोड वाला काम करूंगा। तो मैंने वो 1.5 एपिसोड वाला काम किया था और मुझे 1 लाख रुपए दिया गया था। 1 लाख उस कोरोना काल में मतलब करोड़ों रुपया था वो। तो बहुत दिमाग बिना लगाए मुझे वही करना था, और मुझे वो ऐसे ही नहीं करना था कि मतलब पैसा छापने के लिए एक्टिंग नहीं, कोई भी मिनिस्टर नहीं बनना था। उसका ये फायदा हुआ कि मतलब महारानी से मुझे ये फायदा हुआ क्योंकि मैं फर्स्ट एपिसोड भी था, उसके बाद मेरा कैरेक्टर ही खत्म हो गया है, कि मेरे दाम बढ़ गए। मतलब मैंने जो अगला अपना काम मुझे मिला और मैंने कुछ 10-15 हज़ार रुपए बढ़ा के कोट किया तो वो मुझे मिल गया। तो महारानी का मुझे सिर्फ इतना ही फायदा हुआ, ज्यादा मुझे महारानी का बहुत फायदा नहीं। ग्रहण का मुझे बहुत फायदा हुआ कि एक अलग तरह का काम है उसमें। इन दोनों की फिल्म भक्षक की भी काफी चर्चाएं हैं जी। आपके अनुसार क्या यदि वो फिर थिएटर्स में रिलीज होती तो फायदा ज्यादा देती या अब दे रही है? मुझे लगता है थिएटर में इसको रिलीज होनी चाहिए थी फिल्म को। अब क्या सोच के क्या डिसीजन उन लोगों ने लिया, प्रोड्यूसर्स ने और जो चैनल है उन लोगों ने, लेकिन फिल्म होती तो ज्यादा एज एन एक्टर तो ज्यादा हम लोग को फायदा होता। तो बाकी जैसे जो मेन लीड है उनको तो हो ही रहा है, लेकिन और बाकी जो लोग हैं पब्लिसिटी मिलती, बहुत जगह देखने को मिलता हम लोगों को, क्योंकि सिनेमा में जब सिनेमा हॉल में चीजें होती हैं तो उसका बहुत अलग अलग तरह से प्रचार होता है, पीआर होता है, बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं। फिल्म में होता तो बहुत मजा आता। और अभी जो लोगों का रिव्यू आ रहा है, यही जितने भी लोग आ रहे हैं कि यार इसको फिल्म आना चाहिए था, फिल्म में आनी चाहिए थी, सिनेमा हॉल में आना चाहिए था इसको। लेकिन जो भी कहें 9 मिलियंस के अराउंड अभी हो चुका है, 9 मिलियंस लोगों ने देख लिया, 3rd वीक चल रहा है। सवाल ये है कि लोग एक सवाल भी करते हैं कि आंकड़े कहां से आए। कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म इस बात को बताने को तैयार नहीं कि वो आंकड़े कहां से दे रहा है। जी, मुझे भी नहीं आइडिया जो हमारे पास देख रहे हैं। मतलब इसलिए भी लोगों को शंका होती है कि क्या है ये सारा, जैसे सीरियल्स की टीआरपी का घपला है, हाँ। वैसे ये भी एक घपला ही है, वो बाकी कुछ समझ नहीं आता लोगों को।
जी हो सकता है। और इस वजह से भी जो फायदा कलाकार को मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिलता। हो सकता है, लेकिन जो टेक्निकल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि 9 तारीख को भक्षक रिलीज हुई है और भक्षक 2022 के फरवरी में कंप्लीट हो गई थी फिल्म शूट। जून जुलाई तक 2022 में ये फिल्म बन के रेडी थी। तो इसका भी बहुत दिन से वेट हो रहा था। हम सब डायरेक्टर की भी पहली फिल्म है, तो मुझे पता था कि ये फिल्म रिलीज होगी तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन इसका भी बहुत वेट होते होते एक मतलब आदमी नहीं होता है, अब इतना यूज टू हो चुका है कि ठीक है पता नहीं चला कब आएगा। अब जब रेड चिलीज की फिल्म नहीं आ रही है तो क्या कर सकता है, ऐसा था। लेकिन फाइनली 9 तारीख को भक्षक रिलीज हुई है और 13 तारीख तक मेरे पास 3 फिल्म के ऑफर आ चुके हैं। ये एक एवरेज बजट की फिल्म है और लीड में आ गया, तो ये एक जर्नी मुकम्मल तो भक्षक ने कराई दिया कि अब लीड में मुझे काम मिलने लगा है, ताकि ये आगे बढ़ेगा, छाबरा जी के पास जाएगा कि भाई देख अब लीड में आ रहा हूँ। तो पर्सनली मुझे जो एक्सपेक्टेशन तो हम सबका हाई होता है बहुत, अभी भी है कि बहुत जगह से जिन जिन लोगों की तरफ से, मतलब वासेपुर के बाद जो मेरा डिस्कनेक्शन हुआ था, शेरनी ने वो कनेक्ट नहीं किया, लेकिन भक्षक ने वापस सब कनेक्ट कर दिया। सब वो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे सब उखड़ के वो पूरी मेरी फिर से लिंक्स आने लगे। सब बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स आज के डेट में हो गए हैं वो सब कांटेक्ट में हो रहे हैं, बुला रहे हैं, बातचीत हमारे बीच हो रही है। तो भक्षक ने इतना बड़ा काम तो मेरे लिए पर्सनली कर दिया है। तो इन दोनों क्या क्या कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल तो 7 मार्च से एक प्राइम फोकस की फिल्म है। प्राइम फोकस एक बहुत बड़ा सारी चीजें, तो बैकअप है उसका प्राइम फोकस का, और एक वीएफएक्स है उससे जुड़ी हुई फिल्म है। तो एक आज की कहानी है, कॉमेडी है, उसको सनातन और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ी गई है, उसमें लीड कर रहा हूँ। 7 मार्च से है। उसके बाद ZEE5 का एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, वो भी लीड कर रहा हूँ। और एक बड़ा उभरता हुआ एक लड़का है, अभी दिल्ली साइड में है, उसका नाम है ये शैलेंद्र शहर नाम है। काफ़ी अच्छे यूथ में आजकल बड़े जर्नलिस्ट बने, वो फिल्म रिव्यू लिखता है, वो काफ़ी अच्छी उसकी पकड़ हो गई। वो भी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, तो उसकी फिल्म में लीड कर रहा हूँ मैं। बाकी 3-4 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में कुछ ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। ऐसा है, मैं अपनी भी फिल्म कुछ बनाने की अभी प्लानिंग में हूँ, एज ए डायरेक्टर शूट करने की प्लानिंग में। चलिए मैं आपको फिर से आपके पिताजी के पास ले जाता हूँ जी। आपके पिताजी ने आपसे कहा कि आप अपनी मर्जी का जो कुछ करना चाहते हैं कीजिए, हम मदद नहीं करेंगे। जी। आपको नहीं था जितने स्टार्ट किड्स हैं या उनके साथ भी उनके माता पिता यही रवैया अपनाए तो कहीं शायद वो ज़्यादा अच्छे एक्टर बन जाते? ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह सकता हूँ कि ज़्यादा अच्छे एक्टर बन पाते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी ये थी कि मैच्योरिटी तो बढ़ जाती है उनकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़, समझ बढ़ जाती है, तो उससे टाइम मैं मतलब नहीं कह पाऊंगा कि ज़्यादा अच्छे एक्टर बन पाते हो। देखिए मतलब मुझे लगता है कि बेसिकली लाइफ हो चाहे आर्ट, मतलब हमारे आर्ट का काम हो, जैसे एक्टिंग का है, एक्टिंग में 3 चीज़ें मोस्टली कही जाती है कि एक ऑब्जर्वेशन होता है और आपका इमेजिनेशन होता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो ऑब्जर्वेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑब्जर्व करना होता है। अभी चलो फैसिलिटी हो गई कि हमारे पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल नहीं था, तो ऑब्जर्व करने का मतलब ये कि आपको समाज में जाना पड़ेगा। जब समाज में, जब तक कहते हैं ना, लोक में जब तक घुसेंगे नहीं तो लोग हमको चीज़ें मिलेगी नहीं। तो जो आदमी घूमता है, जो आदमी घुमक्कड़ है, मतलब पैसा उसके पास हो या ना हो, लेकिन अगर वो सोसाइटी में घूम रहा है, हर तरह के वर्ग में घूम रहा है, टहल रहा है, सारी चीजें देख रहा है, तो बहुत तरह के कैरेक्टर्स से उसको मुलाकात होती है, उसको डीपली बहुत चीज समझ में आती है। तो ऑफ कोर्स अगर ये जो भी स्टार किड्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये गाड़ी उड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये भी एक एक्सपीरियंस की चीज जो हम लोग, हमारे जैसे वर्ग से जहां से हम लोग आते हैं, उस चीज का एक्सपीरियंस हमको नहीं हो पाता। ये लोग भी अगर इस तरह से इनको भी फैसिलिटी रहती, चाहे ऐसी स्थिति इनकी रहती, तो शायद बहुत मैच्योर एक्टर होते हैं लोग, मैच्योरिटी इनकी बढ़ जाती है, हर चीज को समझने का डेप्थ इनको ज्यादा मिलता है, 100%। दिल्ली में प्ले करते करते, नाटक करते करते आपके समझ में एक दिन आया कि सब बेकार है। हाँ। आपको नहीं तभी जो नाटक में सिखाया जाता है या एनर्जी में जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो होती है एक मैथड राइटिंग मशीन की तरह, वो फिल्मों में काम नहीं करती जी। इसलिए भी तमाम थिएटर आर्टिस्ट और एनर्जी के एक्टर बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, वो फिल्मों में नहीं चल पाते। देखिए, दोनों का मीडियम एक तो अलग है, मतलब प्रेजेंटेशन भी अलग है, परफॉर्मेंस का तरीका बहुत अलग है, और सिनेमा की एक अलग डिमांड है जो मुझे समझ में आया, एक अलग डिमांड है और बहुत अलग है, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल मामला है और थिएटर अलग मामला है जो मुझे समझ में आ रहा है। और
मैं शायद यही कहूंगा कि फिल्म की एक्टिंग बहुत मुश्किल है, टफ टफ काम है। बिकॉज थिएटर में आपको एक ही चीज को काम करने के लिए बहुत समय मिलता है, यहाँ पे आपको समय नहीं मिलता, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला होता है। कई बार ये होता है कि हम आप तैयारी करके आए और सडनली आपने पता नहीं किस मूड में डाला, बोला डायरेक्टर बोलता है नहीं, आजकल तो वेब सीरीज में तो इतना मतलब अलग ही सिस्टम है कि आप अपनी तैयारी करके जाते हैं। जैसे एक एक्टर सुबह सुबह रात को अपना सेट पे गया, रात को अपना होटल में रहा, कुछ अपनी तैयारी तो करता ही है जैसा भी करे। सुबह सुबह जब वो सेट पे जाता है तो अपनी कुछ प्लानिंग करके जाता है कि मुझे किस तरह से एक्टिंग करनी है। जैसे वहां पहुंचता है तो आजकल क्या हो रहा है कि पहले असिस्टेंट आते थे स्क्रिप्ट लेके, और उनका काम होता था चेक करना कि डायलॉग याद है कि नहीं है। आज के डेट में असिस्टेंट राइटर आते हैं ज्यादा, इसलिए उनको भेजा जाता है ताकि ये राइटिंग से भी जुड़ा कोई सवाल अगर ये पूछे तो एक्टर तो ये जवाब दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक्टर की परिस्थिति पे होती है कि वो एक्टर कितना बड़ा एक्टर है। तो जैसे ही वो एक्टर थोड़ा सा बराबर वाला दिखता है इनको, तो ये क्या होता है कि ये अपना रेल देते हैं उसमें, नहीं नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, तो इसको ऐसे करना चाहिए, तो इसको ऐसे करना चाहिए। तो आपने जो एक एक्टर की मैं मानसिकता बता रहा हूं कि जो सोच के आया था कि मुझे ऐसे पोर्ट्रे करना है, ये पहला आदमी आके उसको तोड़ता है। जैसे वहां से हम जाते हैं, स्पेशली वेब सीरीज में होता है, तो तोड़ता है मतलब वो आपको समझा देगा कि नहीं ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही मॉड्यूलेशन तक आने लगता है वो। फिर आप जैसे ही वहां से जाते हैं सेट पे, तो सेट पे 3-4 असिस्टेंट होते हैं डायरेक्टर से पहले, वो आपका चेकिंग करते हैं कि भाई लाइन से याद है कि नहीं, लाइन से याद है कि नहीं, ये उनका काम होता है। लेकिन उसमें अपना वो लोग दे डालते हैं, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ थर्ड तोड़ दिया गया। सेट पे जाने के बाद जो डायरेक्टर साहब होते हैं, वो डायरेक्टर साहब से फिर बात होगी, आप जैसे ही एक्ट करोगे, जो बना लास्ट वाले ने भाई साहब ने बताया है कि ऐसा चाहिए, तब तक आके वो बोलते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं चाहिए, इसको हम तो चाह रहे थे कि ऐसा हो। तो जैसे आप वैसा कहते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वहां पे शो स्टॉपर हैं, मेन डायरेक्टर साहब हैं, तो वो आके बोलते हैं अरे अरे ऐसा थोड़ी करना था। तो ये जो 4 चेंजेस हो गए, ये बहुत टफ होता है। मतलब मैं अपनी बात अगर करूं कि मैं वैसे नहीं बहुत ग्रेट एक्टर हूं, लेकिन बहुत अनुभवी हूं मैं, तो हिल जाता है दिमाग। लेकिन अब तो मुझे पता है कि यहां से ले ही ना जाना, किसी का सुनना ही नहीं। तो ये टफ काम है। थिएटर में टेक्निकली अलग ही मामला होता है, उसमें हमको लाउड बोलना होता है, हमको लाउड एक्सप्रेस करना होता है, हर चीज। तो ये आके यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और प्रैक्टिस में है बहुत सालों से ना थिएटर वाले एक ही तरह के कार्य में। वो कैमरा तो आज के डेट में कन्वर्सेशन हो चुका है, तो डायलॉग मतलब सिनेमा तो सिनेमा रहा ही नहीं। आज के डेट में मुझे लगता है कि, और जो मुझे भक्षक में मैंने किया है और लोग बहुत पसंद कर रहे हो मेरे काम को, कि मतलब उसमें तो बोलना ही नहीं है। मतलब ऐसा कि एक एक्टर को एक्टिंग नहीं करना है आज के डेट में, ये बहुत टफ काम है। आपको एक्टिंग के बारे में जानते हैं आप, लेकिन आपको स्क्रीन पर एक्टिंग करनी नहीं है, नॉर्मल बातचीत करनी है, ये बहुत टफ काम है। तो थिएटर और सिनेमा में यही 2 फर्क है, जहां पे थिएटर वाले नहीं समझ पाते टेक्निकली कि हम यहाँ पे क्यों नहीं अप्रिशिएट हो रहे, क्यों नहीं हमको लोग उस तरह से देख रहे। बॉलीवुड में एक और चर्चा है कि जितने भी फिल्म कलाकार हैं उनको हर 2 साल के बाद 3 महीने सिर्फ थिएटर करना चाहिए। देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे, ये किसकी अपना हो सकता है, मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा किसी को कि थिएटर ज्यादा करें। थिएटर से अगर कुछ सीखना है तो मुझे लगता है कि वो रास्ता सीखना चाहिए कि वो मैप या रास्ता वो क्या है कि हम हाउ टू बिकम अ गुड एक्टर। तो हाउ टू बिकम में वो वे क्या है, कौन कौन से रास्ते के बारे में बात किया जाए, तो उस रास्ते पे हम लोग जाएं। थिएटर के जो पैटर्न है उसको ना पकड़ें। मैं अपनी तरफ से, मेरा ऐसा मामला है, और मैं किसी को भी यही सलाह देता हूं कि थिएटर में जाइए आप, तो थिएटर में जानिए कि भाई ज्ञान लीजिए वहां से, प्रैक्टिकली कीजिए मत वहां से। करने का मतलब ये है कि यहाँ जो आप करोगे, और बॉडी जो ह्यूमन नेचर है, हमारा माइंड और बॉडी इतना फ्लेक्सिबल है कि बहुत जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अगर 3 महीने 4 महीने हमने थिएटर किया तो वो हमारे बॉडी से आने लगेगा। और कैमरा के सामने जब जाएंगे तो सिनेमा का डायरेक्टर बोलेगा कि अरे यार आप तो एक्टिंग कर रहे हैं, आप तो ओवर कर रहे हैं, बहुत कर, और गंदा लगता है आज के डेट में। तो मैं मतलब इसके सलाह ये दूंगा कि वहां से हमको ज्ञान लेना है, ना कि वो फॉर्मेट लेना है। चलिए, मेरा पर्सनल है ऐसा मामला। एक जमाना वो था जब आप अपने फोटोग्राफ लेकर के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से मिलते थे जी। कभी कभार डायरेक्टर से कोई बातचीत भी हो जाती होगी। अब सब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर करता है, आप कास्टिंग में रह भी चुके हो। आपको नहीं था कि पहले वाला रास्ता सही था एक कलाकार को आगे बढ़ने के लिए? अब जब से कास्टिंग डायरेक्टर वो एक 20 की दीवार हो गए हैं जो कि रोकते हैं कलाकार को। दोनों पक्ष है इसका।
इसका मैं दोनों क्योंकि मैं दोनों में रहा भी हूं, तो दोनों पक्ष है। एक पक्ष तो ये है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल है। दूसरा है कि ये रोकने का काम अगर एक है, तो दूसरा है कि ये ब्रिज भी तो बन रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पहले जब ये कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे तो हर एक आदमी हर डायरेक्टर से मिल ही लेता था, या हर डायरेक्टर की फिल्म में उसको काम करने का मौका मिल जाता था। तो ये दोनों पक्ष है, रुकता भी है और ये ब्रिज भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, नए लोगों के लिए ब्रिज भी बन रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक मतलब मानवता के नाम पे या इंसानियत के जो होते हैं हमारी साइकोलॉजी उस पे है कि सामने जो मिल के बात होती है। पहले ये था कि हम डायरेक्टर से मिले तो उनसे बातचीत से कन्विंस होता, एक प्रॉपर पूरी पर्सनालिटी को समझते थे वो कि ये सिर्फ एक्टर ही नहीं है, ये आदमी कैसा है, इसकी समझ कितनी है, एक जो समझना कहते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग होती थी बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती थी। आज के डेट में जो कास्टिंग का डिमांड होता है वो सबको पता ही है, लेकिन इंटरनली मैं बताता हूँ क्या होता है, बेसिक टेक्निकल। जब एक डायरेक्टर, एक माइंड होता है, हम सब में कोई भी माइंड है, उसके दिमाग में कहानी आती है, तो कहानी आते ही कहानी जैसे आता है वैसे ही कैरेक्टर आता है। तो कैरेक्टर आते ही ना एक विजन आ जाता है कैरेक्टर का भी, क्या ये प्ले करेगा, ऐसा होगा, उसका नया नक्श क्या होगा, वो दिख जाता है। वो सारी चीजें लेके आता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास। वो स्क्रिप्ट के साथ आते हैं डायरेक्टर, और उसमें स्क्रिप्ट में होता है कि ये कास्ट हो चुके हैं, ये कास्ट हो चुके हैं, ये कास्ट हो चुके हैं, ये कास्ट बाकी है। और उसमें लिखा होता है लुक अलाइक। जैसे लिखा होगा कि एक कैरेक्टर है, उसमें लिखा होगा करीना, लुक अलाइक करीना कपूर इन जब वे मेट। ऐसा नहीं कोई भी करीना कपूर। तो कास्टिंग में ये होता है आज के डेट में कि पहला लुक। तो अब वो कास्टिंग डायरेक्टर लुक मांगता है, मेरे को ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। मतलब वो टैलेंट की बात ही नहीं करता, वो बात सेकेंडरी बात करता है। तो अब क्या होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर अपना काम, कास्टिंग डायरेक्टर का काम ये होता है कि भाई जो सामने वाले का डिमांड है उसको सबसे पहले पूरा करें। और मैं अपने लैंग्वेज में ही बोलता हूं कि एक लड़का है छोटे से गांव में, और वो सडनली आईपीएस बन गया, टॉप कर गया यूपीएससी में। अब उसकी शादी की बात हो रही है, तो दुल्हा का क्या जो होगा डिमांड, वैसा डायरेक्टर होता है कि मुझे ऐसे ही लड़की से शादी करनी है। और वो आके बोलता है कि मुझे ऐसी लड़की, पूरा डिटेल देता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लुक की बात करता है। बाकी सारे जो लोग होते हैं वैसे लड़कियों को ढूंढना शुरू करते हैं, दुल्हा को नैन नक्श ऐसा चाहिए। वो काम कास्टिंग डायरेक्टर का होता है। तो सबसे पहले वो लुक ढूंढता है। और जिनको ये बात पता नहीं होता, हमें भी नहीं था, तो हमको लगता था कि यार हम ही नहीं फिट हो रहे हैं कहीं। जब जाओ तो कहता है कि फिट ही नहीं हो तुम, तो टैलेंट की तो बात ही नहीं करते हैं लोग। तो टैलेंट की बात सेकेंडरी होती है। तो अब क्या हो रहा है कि वो इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल पा रहा है ना, एक पर्सनल लेवल पे कोई किसी को समझ नहीं पा रहा। बस ये रहा कि डायरेक्टर ने कहा, कास्टिंग डायरेक्टर ने लुक लाइक दिस, वैसा देखता है, अपना डाटा निकालेगा, उस लुक का कौन कौन सा है उसको निकालेगा, इधर भेजेगा, उनको सामने भेज देगा कि आप इंट्रो बना के दो। उस इंट्रो में 90% समझ में आता है कोई एक्टर है कि नहीं है, बिकॉज इंट्रो में ही सुर ताल होता है, बोलने में साइड हो जाता है। तो ये जो समझने वाला जो मामला होता है ना, ये नहीं मिल पा रहा है। तो आपको नहीं, ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है? उनको भी हो रहा है नुकसान, और फिल्म को भी नुकसान हो रही है, दोनों को नुकसान हो रहा है, एकदम हो रहा है नुकसान। जैसे आपने कहा कि जब जिसने लिखा है, जो डायरेक्ट करने जा रहा है फिल्म, उसके दिमाग में एक कैरेक्टर, एक फिल्म, सब कुछ है। जी, दोनों को नुकसान हो रहा है। तो वो चीज कास्टिंग डायरेक्टर तक नहीं पहुंचेगी, और कास्टिंग डायरेक्टर तो एक बंदे बंदे लकीर पर जाता है जी, और फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करके भेज देता है। लेकिन सर कास्टिंग डायरेक्टर का टेक्निकली ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसी उसको चाहिए नए नक्श वैसा ही देगा, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर का भी एक अपना प्रेशर रहता है, तलवार लटका होता है कि ऑन टाइम उसको कास्ट लॉक करके खत्म करना है। तो जो डिमांड है, पहला मतलब टैलेंट देखते ही नहीं डायरेक्टर, लुक ही देखते हैं। तो आप मानते हैं सिनेमा का नुकसान हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए हो रहा है बिकॉज समय नहीं, मतलब आर्टिस्ट का, टैलेंट का तो हो ही रहा नुकसान। ये जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद भी डायरेक्टर के साथ उतना समय नहीं मिल पा रहा है समझने और समझाने के लिए, जितना पहले होता था। अभी वर्कशॉप तो चलो नए जनरेशन थोड़ा वर्कशॉप शुरू कर चुका है, ये थोड़ा सा बेहतर मामला है, लेकिन हर आदमी वर्कशॉप नहीं कर रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है। जैसे ठीक है, मेरी कास्टिंग हो गई, मैंने जो मुझे डायरेक्टर साहब की जो डिमांड थी वैसा मैं दिख भी रहा हूँ, जो उनको टैलेंट की जरूरत थी वो भी है। लेकिन एक बैठ के, कहते हैं ना, बैठ के जो डिस्कशन होता है, उनके अंदर जितने दिन से जो कैरेक्टर पका हुआ है वो सब कुछ निकाल लेना और तब परफॉर्मेंस करना। और एक होता है कि बस सेट पर मिले, अरे यार यू डिड नाइस, हाँ तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था, आई नो यू विल डू गुड। तो ये जो बीच में गैपिंग है, तो वो परफॉर्मेंस में भी ऊपर ही दिखाई देगा और सिनेमा में भी ऊपर दिखाई देगा। ये मेरा बहुत ही निजी मामला है कि
ऐसा है, लॉस, सिनेमा का भी लॉस हो रहा है और टैलेंट का भी हो रहा है। लुक और मेकअप और गेटअप ये किसी किरदार को निभाने में कितनी मदद करते हैं और कितना नुकसान कर जाते हैं? नुकसान तो नहीं करता है मुझे जो जितनी समझ है, लेकिन मदद तो जरूर करता है, क्योंकि मतलब दूसरों को भी दिखने में उस तरह का कैरेक्टर वो दिख जाता है, लेकिन खुद जब आर्टिस्ट उस गेटअप में उसको जो कपड़ा पहनता है और जो अपने आप को देखता है तो एक रिलेट भी होता है। देख मतलब आईना में तो होता है नहीं कि भाई, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसा होता है ना, सेट पे शूटिंग होती है तो मेकअप वाले होते आर्टिस्ट देता है, शीशा देखता है, बहुत बार बार शीशा देगा, अपना बाल ठीक करेगा। तो बहुत तरह के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि मैं भी था पहले ऐसा, अब लगता है अज्ञानता है वो, कि बोलते हैं कि जब देखो तो शीशा देखता रहता। तो देखना बहुत जरूरी है मेरे अनुसार, देखना बहुत जरूरी, इसलिए नहीं देखना कि आपके बाल कितने अच्छे हैं, तो वही है, मतलब वो तो जरूरी है ही। जब हम देखते हैं तो उस कैरेक्टर से हम खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हमको दिखाई देता है जिसमें ऐसा है, तो मुझे जैसे जो भी कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो ये तो करता ही है सर। आप साइकोलॉजी बहुत पढ़ते रहे हैं, अभी भी आप साइकोलॉजी का काफ़ी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, कि उस जो साइकोलॉजी का आपका ज्ञान है वो किसी किरदार को निभाने में कैसे मदद करता है? बहुत ज़्यादा मदद करता है सर, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बिकॉज साइकोलॉजी का सारा गेम साइकोलॉजी का ही है। हम लोग ऊपर ऊपर थिएटर की भाषा में ऑब्जर्वेशन कर देते, तो ऑब्जर्वेशन मतलब व्हाट, क्या ऑब्जर्व करने जाएंगे हम, तो अगर डिटेल्स जाएं तो हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, हमारी मानसिक स्थिति से ही सिम्टम्स होता है बॉडी के। जैसे कैसे मलेरिया का सिम्टम्स, तो ऐसा नहीं कि जो मलेरिया है तो उसमें टाइफाइड वाला सिम्टम्स होगा, तो होता है कि मलेरिया है तो ठंड लगेगा, ऐसा लगेगा वैसे लगेगा। वैसे ही कैरेक्टर के माइंड का जो सेटअप होता है कि उसको अगर हम लोग पकड़ लें, जैसे अगर मैंने भक्षक में किया, जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो सोनू है, तो सोनू में मैंने कोई एक्टिंग नहीं पकड़ा है कि सोनू ऐसे एक्टिंग करेगा, उसकी मैंने मानसिक स्थिति पकड़ ली कि वो मानसिक IQ लेवल क्या है उसका, वो सोचता क्या है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो किस तरह की सोच वाला आदमी है। तो जैसे हमारे मन में जो चीज जो साइकोलॉजी कहता है कि जो ऐप ऑन होगा माइंड में, वैसी बातें हमारे मुंह से निकलेगी, और शब्द से ही हमारा बॉडी लैंग्वेज बनता है। जो हमारी लैंग्वेज होती है वही हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। इंग्लिश में हम इंग्लिश बोलते हैं तो बॉडी अपने आप कंपोज हो जाता है हमारा, जैसे ही हम किसी भी लोकल भाषा में जाते हैं तो चौड़ा देह खुल जाता है। तो उसकी साइकोलॉजी को जानना बहुत आसान है, मतलब आसान हो जाता है कैरेक्टर को जीने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंस है। बाकी तो नॉर्मली हम लोग काम किस पे करते हैं, अगर देखा जाए कि बॉडी लैंग्वेज उसका क्या होगा, वो बोलेगा कैसे, उसके बोलने का पैटर्न कैसे होगा। अगर हम समझ ले उसकी साइकोलॉजी की बात, वो जो कैरेक्टर है उसकी मनोदशा क्या है, क्यों है इसकी मनोदशा, उसकी जीवन शैली क्या है, उसकी क्या सोचता है, वो किस एंगल से सोचता है वो, तो इन सारी चीजों का अगर हमको जवाब मिल जाए तो वैसे ही सिम्टम्स मिल जाते हैं हमको कि ऐसे सोच वाला आदमी ऐसे ही हकला के बोलेगा, ऐसे ही टेढ़ा होकर बोलेगा, खड़ा होकर ऐसे कर लेगा। ये सिम्टम्स होता है साइकोलॉजी में, मिल जाएगा हमको। तो मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए सबसे आसान काम ये है, मतलब बेनिफिशियल, मैं अपनी तरफ से राय दूंगा, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से दोस्ती करें। एक कैरेक्टर कुछ भी है उससे पूछे कि भाई इसकी मनोस्थिति ये है, वो एक रोग का किसी ना किसी रोग का नाम बताएगा कि शायद साइकोलॉजी में इसको ये कहते हैं, और उसके हम सिम्टम्स को पढ़ लें तो हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज, हरकत, बात करने का तरीका, देखने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब हमको बना बनाया मिल जाएगा। इतना पावर है साइकोलॉजी का एक्टिंग से। एक चीज और कही जाती है कि ऑब्जर्वेशन कहें या अनुभव कहें जी, और दूसरी चीज होती है कल्पना शक्ति। हाँ, आप इन दोनों में से किसका कितना उपयोग करते हैं किसी किरदार को निभाने में? देखिए साइकोलॉजी की जब फिर बात हो रही है तो मैं उसी साइकोलॉजी की बात करूंगा कि साइकोलॉजी में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल किसी चीज को कहा गया तो कल्पना शक्ति को कहा गया सबसे ज्यादा। लेकिन यहां पे मुझे समझ में एक्टिंग के मामले में आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन ज्यादा वर्क करेगा, मतलब बेस ऑब्जर्वेशन तैयार करेगा आपका। अब उसमें जो कहते हैं ना फिनिशिंग लगाना, चार चांद लगाना, वो हमारी जो कल्पना शक्ति है, उस कल्पना से हम नई चीजें उसमें इनपुट कर सकते हैं। उस कल्पना से हम वो चीजें वो अलग कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास नॉर्मली कैरेक्टर्स जो आते हैं, 100 साल से ज्यादा का हमारा सिनेमा का इतिहास है, इसमें शायद ही ऐसा कोई कैरेक्टर बचा होगा जो इतने सालों में एक्टर्स ने प्ले नहीं किया होगा। तो हमें भी उसी तरह कैरेक्टर मिलता है कि मान लीजिए साइको का कैरेक्टर मिला, तो साइको तो कितने लोगों ने प्ले कर दिया। तो उस साइको में आप अलग साइको जब तक नहीं होंगे तो फिर आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे, या कह देंगे कि अरे इससे तो बेहतर उसने किया था, अरे इसने तो एकदम वही किया है जो उन्होंने तब किया था। तो ये जो कल्पना शक्ति है मेरे अनुसार, ये
उसको थोड़ा डिफरेंट करें, उसमें थोड़ा सा एक अलग फिनिशिंग लाता है। अब ऑब्जर्व तो कर लिया हम कि भाई इसके सिम्टम्स ये है कि ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, लेकिन अब हमें पता है कि ऐसे वाले तो पहले 4 लोगों ने कर चुका है, मनोज बाजपेयी 3 फिल्मों में कर चुके हैं, तो हम भी वही करेंगे तो हम तो मोनोटोनस हो जाएगा या फिर कहेंगे कॉपी किया है। तो ऐसे ऐसे भी एक नया रिदम क्या लाए हम, ये कल्पना शक्ति का काम है। 2012 में गैंग ऑफ वासेपुर में जेपी सिंह का किरदार था, जी। तब से लेकर के जी। भक्षक में जब आपने सोनू का किरदार है, तो ये जो पूरे 12 साल का गैप हुआ, इस पूरे 12 साल के करियर को किस तरह देखते हो? पर्सनल लेवल पे तो बहुत मजेदार रहा, क्योंकि इतने चीजें अगर नहीं होती तो मैं समझ कि मेरी मैच्योरिटी बढ़ती नहीं। कैरियर के लेवल पे बहुत बेहतर देख रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि मैंने खुद, मुझे अपना काम भक्षक में एक बहुत मैच्योर काम लग रहा है खुद। अगर मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो मैं एक्टर था और भक्षक का जो मैं एक्टर हूँ, तो मुझे खुद में भी दिखाई दे रहा है कि मैं और फाइनेस्ट हो गया हूँ और फाइन हो चुका हूँ सारी चीजें। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत ग्रो हुआ, बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ कि इतने सोसाइटी में मैं 6 साल से घूम रहा हूँ, लोगों को नए नए करेक्टर दे रहा हूँ, और ये मेरा ये है जैसे ऑब्जर्वेशन जो है ये मेरे पास। देखिए अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वही आप जाके देखेंगे या मोबाइल पे देखेंगे आज की डेट में, फिर आप उसमें जो सेकेंडरी होता है इमेजिनेशन करने का। मेरे साथ प्लस पॉइंट ये कि जो मेरा 7 साल गया सोसाइटी में, अब जैसे मैं सोनू की बात करूं तो अब मेरा जो पूरा एक्टिंग का पैटर्न बदल गया है। पैटर्न एक, जैसे मुझे कोई कैरेक्टर सुनाता है तो मेरे सामने 6-7 वैसे लोग मिल जाते हैं जो ऑलरेडी जिनसे मैं मिल चुका हूं, तो मुझे चूज करना होता है इसमें से किसको करूं, तो मैं एक्चुअली में कॉपी करता हूं। ये सोनू जो मैंने प्ले किया है, कम से कम जब मैंने सुना था और डायरेक्टर पुलकित ने मुझे यही कहा था कि भाई देखो, जब मैं फिल्म सुनाने गया था और एक्चुअली में शाहरुख खान साहब को, तो शुरू के जो 4 सीन है वो जैसे ही मैं 4 सीन सुनाया वैसे ही उनके मुंह से गाली निकली, शाहरुख खान के मुंह से, और बोले गाली देके बोले यार, मतलब ऐसा हो गया और फिर आगे सुने ही नहीं। तो ये शुरू के ही 4 सीन जो है, अगर इसने लिफ्ट नहीं किया तो फिर आगे कोई देखेगा नहीं, तो इसलिए तेरे को कास्ट किया गया। मतलब मैं तब वो मुझे तभी एक्चुअली मुझे मेरी कास्टिंग वो लिख रहे थे तभी कर चुके थे, ऐसा था। तो इसमें मुझे ये है, मतलब अगर मैं 10 साल पहले का होता सोनू तो शायद ये नहीं होता। तो पहले क्या होता कि पहले मैं इस पर सोचता क्या करूं, कैसे करूं, सोनू कैसा होना चाहिए। अभी जैसे उसने बोला तो मेरे पास ऑप्शन था सोनू को, एक से मतलब रियल सोनू को मैं जानता हूं, मतलब सोनू का मतलब कि उस विचारधारा को, जो उसका ऐप कौन सा ऑन है। तो मैंने उनसे पूछा कि सोनू क्या है, तो उन्होंने अपने कुछ बताया, मैंने उनको अपना कुछ दिया कि नहीं मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, तो बोले कि देखते हैं। तो देखने में क्या हुआ कि फिर मेरे सामने कम से कम 8-10 सोनू आ गए, मतलब उस सोच वाले लोग। काम उनका ठीक है, वो गुंडा का काम करता है, कोई और भी सोनू है जो कुछ और काम करता है, वो चाहे दुकान पर होता तो भी वैसे ही होता हूँ। तो मेरे लिए इजी अब ये हो जाता है कि मैं एक कैरेक्टर को, रियल कैरेक्टर को, जो लिविंग कैरेक्टर है, उसको मैं पिक करता हूं और 6-7 मेरे सामने आया तो दिखाई देता है कि ये थोड़ा अलग है, तो उसको मैं लेता हूं और उसमें अपने एक्सपीरियंस को लगा देता हूं। तो ये बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है 10 सालों में, और इतना शायद इतना उठापटक मेरी लाइफ नहीं होती तो इतना मैच्योर ना पर्सन में होता और ना एक्टर होता, और शांत। मैच्योर तो है ही, शांत, जैसे सोनू बहुत शांत है, एकदम हिला नहीं है, ठीक है, वो भी इन 10 सालों में ही समझ में आया। आपने काफ़ी किताबें पढ़ी, आपने कई लेखकों के नाम भी बताए, उसमें कोई ऐसा किरदार हो जिससे आपने मानना चाहते हो उस पर कोई फिल्म बने, या जब समाज में आप इतना घूमे, तमाम लोगों से मिले, उसमें कोई ऐसा किरदार मिला हो जिस पर लगता है आपको इस पर फिल्म बननी चाहिए? सर पहले दिमाग में बातें आती थी, पहले देखते थे तो सुन पढ़ता था प्रेमचंद वगैरह की चीज, तो बहुत सारी इनकी कहानियां, शरद चंद्र की कहानियां बहुत सारी होता था। लेकिन अब अगर मुझसे पूछा जाए, जब से ये मैं काम करने लगा हूँ तो सोसाइटी में और बच्चों के साथ, तो मुझे चीजें थोड़ी सी, मैंने फिर से, मैं जो मेरा पहले था कि जाके गाँव गाँव बच्चों को नाटक के थ्रू ज्ञान देना है, अब मुझे सेम काम वही कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब सिनेमा के थ्रू करना है। तो अब मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरी है, जो इसको काम कर रहा हूँ, कि अब जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, जो हम सनातन की बात करते हैं, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे रियल में काम आता है, इन पे सिनेमा बनना बहुत जरूरी है। जो हमारे सनातन में कहा गया है उन सारी चीजों पर फिल्म जरूर, चिल्ड्रंस फिल्म की एक शुरुआत फिर से भारत में हो, क्योंकि चिल्ड्रंस फिल्म यहाँ बनती नहीं है। तो इस पे मुझे अभी लग रहा है कि ये ज्यादा जरूरी है, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, कई सारी कहानियां लिख के, मतलब 12 महीने में और 24 घंटे में जो हिंदू रिचुअल्स है हमारे, सुबह से लेकर शाम तक पे, उस सब पे एक एक चीज पे मैंने एक एक कहानी तैयार की है। मुझे अभी लग रहा है कि ये ज्यादा जरूरी है कहना।
मुझे लगता है कि संविधान जो है हमारा, उस संविधान पे फिल्म बननी चाहिए, संविधान के हर एक धारा पे एक फिल्म बननी चाहिए। तो इस तरह का मेरा अभी फिलहाल पूरा फोकस हो चुका है कि इस तरह के ज्ञान को सिनेमा का रूप दें बच्चों के लिए, ताकि चीज़ों को समझें और हम मजबूत हो जाएं, मतलब ज्ञान से भी मजबूत हो जाएं और हमारी कंट्री भी मजबूत हो। तो अभी ये लगा। बाकी शरद चंद्र की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है और पर्सनली कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं शायद शरद चंद्र की कहानियाँ बनाना चाहूँगा। सत्यकाम जी, फिल्म संगत मंच से आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।